दोस्तों गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं परीक्षण विश्वसनीयता से आप क्या समझते हैं। विश्वसनीयता निर्धारण की कम से कम 2 विधियों का वर्णन कीजिए, ठीक ना। तो परीक्षण विश्वसनीयता यानी क्या हो जाएगा, टेस्ट रियलाइबिलिटी, ठीक ना। टेस्ट रियलाइबिलिटी के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं और एक टेस्ट में हम रियलाइबिलिटी को कैसे चेक करेंगे उसकी 2 मेथड्स को हम लोग जानेंगे, ठीक ना। तो आइए बहुत ही अच्छे से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एने स्टैसी, ठीक ना, एने स्टैसी जी ने एक डेफिनेशन दिया है रियलाइबिलिटी टेस्ट के संदर्भ में। क्या डेफिनेशन है? जब एक व्यक्ति कितना है, एक, जब एक व्यक्ति के एक परीक्षण में विभिन्न अवसरों पर प्राप्त प्राप्तांकों में विभिन्न अवसर, एक व्यक्ति है और एक टेस्ट है, लेकिन उससे लिया कै बार जा रहा है, 2 बार। विभिन्न अवसरों पर, अलग अलग अवसर पर एक व्यक्ति है, उससे अलग अलग अवसरों पर एक ही टेस्ट को 2 बार लिया जा रहा है, ठीक ना। टेस्ट 1 और उसी टेस्ट को दोबारा लिया जा रहा है। और जब दोनों बार लिया जा रहा है तो उसमें प्राप्त प्राप्तांक, टेस्ट 1 में भी वो 10 में 9 पाता है और टेस्ट 2 जब लिए हम उससे तो उसमें भी वो 10 में 9 पाता है। तो दोनों अवसरों पर यदि उसके प्राप्तांक समान होंगे तो यानी रियलाइबिलिटी उस टेस्ट में है, यानी उस परीक्षण में विश्वसनीयता हम कर सकते हैं, ठीक ना। तो यही चीज़ डेफिनेशन में बोल रहा है, जब एक व्यक्ति के एक परीक्षण में विभिन्न अवसरों पर, जब एक व्यक्ति के एक परीक्षण में विभिन्न अवसरों पर प्राप्त प्राप्तांकों में संगति यानी समान प्राप्तांक, ठीक ना, समान प्राप्तांक देखने को मिलती है, तब इससे उस परीक्षण की विश्वसनीयता का बोध होता है, ठीक ना। उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पे उदाहरण भी प्रस्तुत किया गया है, आप समझ सकते हैं, ठीक ना। ए व बी से, ठीक ना, ए व बी से क्या होता है कि टेस्ट ए 5 जून को लिया जाता है, जिसमें ए क्या पाता है, ए कितना पाता है, 10 में से 9 नंबर पाता है ए, ठीक ना। और वहीं उसी ए से टेस्ट ए को 10 जून को फिर लिया जाता है, उसमें भी वो सेम प्राप्तांक पाता है, जिससे कि ये ज्ञात हो जाता है कि जो टेस्ट था उसमें रियलाइबिलिटी थी, ठीक ना। फिर इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि विश्वसनीयता के निर्धारण की विधियाँ। कोई टेस्ट है तो उस टेस्ट में हम कैसे रियलाइबिलिटी को चेक करेंगे, किस मेथड द्वारा। तो इसकी 3 विधियाँ होती हैं। पहला है परीक्षण पुनः परीक्षण विधि, ठीक ना। दूसरा है समकक्ष प्रारूप विधि और तीसरा है अर्ध विच्छेद विधि, ठीक ना। तो हम लोग को 2 ही विधि पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन में 2 ही विधि बोला है, ठीक ना। तो पुनः परीक्षण विधि में क्या होता है, देखिए आगे मैं आपको एग्जाम्पल लोकल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। पुनः परीक्षण विधि, ठीक ना, यानी कि एक बार हम परीक्षण ले रहे हैं, फिर से हम उसी परीक्षण को ले रहे हैं, ठीक ना। और दोनों परीक्षणों में, दोनों बार जब हम उससे परीक्षण ले रहे हैं तो जो प्राप्तांक हैं वो यदि सेम आ जाते हैं, सेम प्राप्तांक, तो यानी रियलाइबिलिटी है, ठीक ना। तो इस विधि में यही किया जाता है। इस विधि में क्या किया जाता है, 2 या 2 से अधिक बार एक व्यक्ति या एक समूह पे एक ही परीक्षण को लिया जाता है, और जब लिया जाता है तो परिस्थिति यदि दोनों बार समान आ गई तो फिर रियलाइबिलिटी चेक हो जाता है, ठीक ना। तो दोनों जो प्राप्तांक आते हैं उसका हम सहसंबंध गुणांक निकाल लेते हैं। जैसे एक बार हम टेस्ट लिए तो 9 नंबर आ गया और दूसरे बार हम टेस्ट लिए तो भी 9 नंबर आ गया। तो जब हम 9 और 9 का सहसंबंध गुणांक निकालेंगे तो सहसंबंध गुणांक कितना आ जाएगा, 1, यानी विश्वसनीयता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप सहसंबंध गुणांक निकालते हैं और विश्वसनीयता चेक हो जाती है इसमें, ठीक ना। जो सहसंबंध गुणांक हम निकालते हैं उसको हम विश्वसनीयता गुणांक या स्थिरता गुणांक भी कहते हैं, ठीक ना। ये विश्वसनीयता गुणांक सरल होता है निकालना, सुविधाजनक विधि होती है और इसमें त्रुटि की संभावना कम होती है, ठीक ना। इस मेथड के दोष क्या हैं, इस मेथड के दोष ये हैं कि जब हम एक ही टेस्ट को दोबारा उसी व्यक्ति से लेते हैं तो वो उसका नंबर इसलिए सेम आ जाता है क्योंकि उसको याद रहता है पहले टेस्ट में हम क्या क्या आंसर दिए हैं, वही क्वेश्चन के आंसर इसको याद रहते हैं, इसलिए उसका नंबर सेम आ जाता है। तो इससे जो परीक्षण की विश्वसनीयता है उस पर सवाल उठता है, ठीक ना।
और इसके बाद क्या है, विकासात्मक प्रक्रम एवं अनुभव का प्रभाव। क्या होता है कि जब एक टेस्ट हम किसी एक व्यक्ति से लिए एक टाइम पे, तो उसको कुछ अनुभव मिल जाता है, ठीक ना। वो अनुभव उसको काम देता है जब हम उसी टेस्ट को दोबारा उससे लेते हैं, ठीक ना। तो वो अनुभव के बेस पे उतना ही सेम नंबर ले आता है, जिससे परीक्षण के विश्वसनीयता पे सवाल उठता है, ठीक ना। तो ये इसके कुछ दोष हैं। सावधानियाँ क्या बरतना चाहिए इस मेथड को अपनाने में, कि जो आप एक टेस्ट लिए हैं फिर दोबारा टेस्ट जब ले रहे हैं तो वो 4 वीक या 6 वीक के अंदर में दोबारा टेस्ट उससे लीजिए, ठीक ना। पदों की संख्या अधिक हो, जो आपका टेस्ट है उसमें जो क्वेश्चंस की संख्या है, नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो अधिक मात्रा में हो, ताकि जो परीक्षार्थी है उसको याद ना हो क्वेश्चन, ठीक ना, वो भूल चुका हो, ताकि जब दोबारा उसी परीक्षण को हम लें और वो सेम प्राप्तांक ले आए तो परीक्षण की विश्वसनीयता पर सवाल न खड़े किए जा सकें। और जब हम पहला टेस्ट उससे लिए थे उस समय जो जो कंडीशंस थे, वातावरण जैसा था, सेम वातावरण दूसरी बार में भी होना चाहिए, ठीक ना। अगर वातावरण अगर अलग होगा तो दूसरी बार में भी प्राप्तांक में इधर उधर हो सकता है, ठीक ना। तो ये सावधानियां बरतनी चाहिए इस प्रकार की, ठीक ना। फिर इसके बाद जो दूसरी विधि होती है, दूसरी विधि क्या है, समकक्ष प्रारूप विधि। समकक्ष प्रारूप विधि में क्या होता है कि जो परीक्षण का प्रारूप होता है वो 2 प्रकार के प्रारूप बनाए जाते हैं, ठीक ना। यानी कि आप समझ लीजिए ऐसे कि कोई भी टेस्ट आप दे रहे हैं, टेस्ट आप ले रहे हैं, तो आप उसका जो पेपर है टेस्ट का वो 2 पेपर बनाया जाता है, ठीक ना। और दोनों में प्रश्न सेम ही होते हैं, बस उनका थोड़ा बहुत रूपरेखा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया जाता है, क्वेश्चन को ऊपर नीचे कर दिया जाता है और उसका फॉर्मेट चेंज करके पूछा जाता है, ठीक ना। यानी कि प्रारूप में आप समझ सकते हैं कि जो उसकी विषय वस्तु होती है, जो मानसिक संक्रियाएं होती हैं, प्रकार होते हैं, कठिनता के स्तर होते हैं, पदों की सजातीयता होती है, वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो समकक्ष होता है, ठीक ना। एक पेपर जैसा हम बनाए हैं दूसरा पेपर भी उसी के जैसा रहता है, क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हम कर देते हैं, पदों का जो क्रम है, क्वेश्चन का जो क्रम है उसको चेंज कर देते हैं, ऑप्शंस चेंज कर देते हैं, इस टाइप के, बाकी पेपर सेम ही रहते हैं। तो इस प्रकार के जब हम टेस्ट पेपर के 2 फॉर्मेट को तैयार कर लेते हैं और दोनों को हम देते हैं, ठीक ना, बच्चे को करने के लिए, स्टूडेंट को, और दोनों पेपर से यदि रिजल्ट सेम देखने को मिला तो समझ जाते हैं कि जो हमने टेस्ट लिया है उसकी रियलाइबिलिटी है, ठीक ना। तो इसमें यही देखा जाता है। इस विधि का एक अन्य नाम है वैकल्पिक प्रारूप विधि। वैकल्पिक प्रारूप विधि इसलिए होता है कि जब हम एक ही फॉर्मेट के 2 पेपर बना लेते हैं, मिलते जुलते पेपर, तो हम किसी भी पेपर को यूज कर सकते हैं। 1 के जगह पे दूसरे पेपर को भी यूज कर सकते हैं और दूसरे के जगह पे हम पहले पेपर को भी यूज करते हैं, क्योंकि रिजल्ट तो आना सेम ही है, क्योंकि जो इसकी विश्वसनीयता है वो समान होती है, ठीक ना। इसके गुण क्या हैं कि परीक्षण, पुनः परीक्षण की अपेक्षा ये विधि बेहतरीन होती है। जो अभी हम एक ही टेस्ट को बार बार लेते हैं और रिजल्ट सेम आता है, वो कौन सी विधि होती है, परीक्षण पुनः विधि, ठीक ना। लेकिन ये वाली विधि उससे बेहतरीन है, क्योंकि इसमें वो उम्र, अनुभव, ये सब का कोई डाउट नहीं होता है कि उसको याद होगा पेपर के आंसर, या फिर उसको एक्सपीरियंस हो गया होगा तो वो नंबर तो सेम ला ही लेगा, इस टाइप का कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होता है। अगर इस समकक्ष विधि के दोष की हम बात करें तो इसमें दोष क्या होता है कि एक परीक्षण के 2 समकक्ष प्रारूपों की रचना एक अत्यधिक जटिल व कठिन कार्य है। कि एक पेपर हम बनाएं उसी के जैसा सेम दूसरा पेपर बनाना एक जटिल और कठिन डिफ़िकल्ट वर्क है, और इसमें खर्चा भी ज़्यादा आता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से 2 विधियाँ थी, आप समझ सकते हैं, ठीक ना। ये तीसरी विधि भी है, लेकिन आप 2 विधियाँ ही जानिए, ठीक ना। तीसरी विधि उतनी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आप चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर आती रहती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी PDF आपको वहाँ पे प्रोवाइड्स हो सकती हैं, ठीक ना। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए।